हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं दामिनी स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। तो बच्चों, कल तक मैं आपको डिफरेंसेस करा चुकी थी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा संपत्ति। संपत्ति से क्या अर्थ है, ये कितने भागों में बांटी गई है, दायित्व क्या है, इन सबको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संपत्तियों से आशय। बच्चों, संपत्ति को हम इंग्लिश में एसेट्स कहते हैं। संपत्ति का मीनिंग क्या होता है? व्यापार में जितनी रोकड़ नगद व बैंक में होती है, वह जितनी संपत्ति व्यापार के स्वामित्व में होती है तथा जितने देनदार होते हैं, इन सबको मिलाकर संपत्ति कहलाती है। कहने का अर्थ ये है कि व्यापारी की दुकान पर या व्यापारी के कार्यालय पर या व्यापारी की फैक्ट्री कारखाने में जितनी भी उसके स्वामित्व वाली वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे व्यापार को चलाने में काम आती है, उसको हम संपत्ति कहते हैं। और इन संपत्तियों पर पूर्ण अधिकार व्यापारी का होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे हो गए रोकड़, हमारे देनदार हो गए, भवन हो गए, प्लांट्स हो गए, मशीन हो गई। मशीन जिससे हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वे मशीनें। जैसे फर्नीचर हो गया या फिर ख्याति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे मैं बोल दूं प्लांट्स या फिर जितने भी हमारे बैंक में जो हमारे पैसे होते हैं, कैश होते हैं, या फिर जो भी व्यापारी के पास उसके कैश में होते हैं, उसके गले में होते हैं, यानी कि एक तरह से मैं कह दूं वो वस्तुएं जो हमारे व्यापार को चलाने में काम आती हैं तथा जिन पर पूर्ण स्वामित्व व्यापारी का होता है, उसे हम संपत्ति कहते हैं। तो बेटा, ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और संपत्ति के अर्थ में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा संपत्तियों का वर्गीकरण, यानी कि हमारी जो संपत्ति है वो कितने टाइप्स की होती है। देखो बेटा, हमारी संपत्तियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है हमारा अचल संपत्ति, या हम इसको बोलते हैं स्थायी संपत्ति और फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा चल संपत्ति, इसको अस्थायी संपत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एसेट। नेक्स्ट है हमारा क्षयशील संपत्ति या नाशवान संपत्ति। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिक एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा तरल संपत्ति, यानी कि लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य संपत्ति, कॉन्टिजेंट एसेट्स। फिर है हमारा अवास्तविक या नाममात्र की संपत्ति, नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल एसेट्स, इसको हम इंग्लिश में ना फिक्टिशियस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले है हमारी अचल संपत्ति। देखो बच्चा, अचल संपत्ति को स्थायी संपत्ति भी बोलते हैं, यानी कि जो व्यापार को लंबे समय तक चलाने में सहायता करती है। देखो, जैसे कि आपकी कोई शॉप है या फिर आपका कोई कारखाना है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो, तो उसमें आपके प्रोडक्ट को बनाने में कौन हेल्प करेगा? मशीन हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, या फर्नीचर हेल्प करेगा। जैसे आपका कोई शोरूम है तो उसमें आप जो अपने प्रोडक्ट हो वो आप उस किस चीज में उसे सजा कर रखते हो, जैसे कि आपकी रैक हो गई, आपका काउंटर हो गया, है ना, आपका फैन हो गया, कुछ भी है जो आपके व्यापार को चलाने में जो हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसको हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। और ये आपके व्यापार में कंटिन्यूस रहेगी, आपके व्यापार को हेल्प करेगी चलाने में। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हो किसी मशीन के द्वारा, तो वो जो आपकी मशीन है ना, वो आपकी संपत्ति है, वो भी फिक्स्ड, जो आपके व्यापार में रहने के ये आपके व्यापार को लाभ पहुंचाएंगी, आपके व्यापार को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है चल व अस्थायी संपत्ति, यानी कि जिनके द्वारा व्यापार किया जाता है, जिनका व्यापार में क्रय विक्रय
किया जाता है। याद रखना ये वाला पॉइंट, जिनका व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं। जैसे आप यदि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो जो कपड़ा है वो आपके लिए आपकी अस्थायी संपत्ति है और ये व्यापार में आता रहेगा और जाता रहेगा, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे, परचेज भी करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन याद रखिए, जिनके द्वारा व्यापार किया जाता है, जिनका व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है, व्यापार को जो लाभ हानि को बताती है, जो हमारे व्यापार में कितना लाभ है कितनी हानि है ये बताती है। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे हमारा कच्चा माल, री मटेरियल, प्राप्य बिल, ठीक है, हमारे देनदार, हमारे विनियोग, ये हमारे व्यापार में आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये हमारी संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? ये हमारी चल संपत्ति। आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि देनदार किस प्रकार की संपत्ति है। तो जो देनदार है वो हमारी अस्थायी संपत्ति है, ये हमारे व्यापार में कंटिन्यूस नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षयशील या नाशवान संपत्ति, यानी कि वेस्टिंग एसेट्स, जो एक निश्चित अवधि तक ही व्यापार में रहते हैं तथा स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ऐसी संपत्ति जिनका एक कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होती है कि आपकी कंटिन्यूस हमेशा चलेंगी। इनका एक निश्चित समय होता है कि इस टाइम तक ये हमारे व्यापार में रहेंगी और उसके बाद ये अपने आप ही एक तरह से अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे मैं कहूँ पट्टे पर ली गई भूमि, जैसे मैं कहूँ आपके जितने भी खाने होती हैं, ठीक है, या फिर आप कह दो आपने अपने व्यापार के लिए, हेल्पिंग के लिए जो आपने रखा हुआ है जीवित पशु, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, ये सब होती है, तो ये हमारी क्षयशील नाशवान संपत्ति होती है जो हमारे व्यापार में एक टाइमिंग तक रहती है। जैसे यदि मैं बात करूं, कोई व्यापारी है और वो कुत्तों का बिजनेस करता है, ठीक है, डॉग्स का बिजनेस करता है, तो जो डॉग्स होंगे ना वो उसके लिए चल संपत्ति कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपका बिजनेस कोयले का है तो उसके लिए आपने बहुत सारे घोड़ा गाड़ी रखे हुए हैं हेल्प के लिए, लेकिन जो मेन बिजनेस है आपका, जो आपका कोयला है, तो वो तो होगा आपका चल संपत्ति। बट जो आपने हेल्पिंग के लिए आपने जो आपने घोड़ा गाड़ी रखी हुई है वो आपके आएंगे क्षयशील संपत्ति में। ठीक है, इसके अपोजिट यदि आप डॉग का बिजनेस करते हो तो डॉग जो आपका आएगा वो आएगा आपके अस्थायी संपत्ति में, क्योंकि आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारी लिक्विड एसेट्स, यानी कि तरल संपत्ति। तरल संपत्ति जिसकी वसूली शीघ्र से शीघ्र हो जाती है, जिनको जल्दी ही रोकड़ में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ऐसे एसेट्स जिनको आप जल्दी ही, यानी कि कुछ समय बाद ही आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा इसका उदाहरण है बैंक में रखी रोकड़। कोई व्यापारी है, ठीक है, आप अपने ऊपर लेके चलिए, आप एक व्यापारी हैं और आपका पैसा बैंक में है, तो वो आपकी संपत्ति ही कहलाएगी। ठीक है, भले ही वो आपके पास ना हो बट वो आपके बैंक में है। तो आप जैसे कि चेक है, आप चेक को पैसे में कन्वर्ट करा सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो एक तरह से वो आपका क्या है, वो आपकी तरल संपत्ति है। तरल होता है एक तरह से लिक्विड फॉर्म, जिसको हम चेंज करा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो रोकड़ में परिवर्तित कराया जा सके, जैसे हमारा प्राप्य बिल है। ठीक है, जैसे हमारा प्राप्य बिल है, बिल रिसीवेबल है, बिल को आप चेंज करा सकते हैं पैसे में जल्दी। देनदार भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर है हमारा नगद, कैश। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य संपत्ति। संभाव्य संपत्ति कॉन्टिजेंट एसेट्स, यानी कि देखो ये संपत्ति केवल हमारी भावी घटना पर आधारित होती है। अब तो ये हमें व्यय लगेगा, बट आने वाले कुछ समय में संभाव्य होती है, 1% चांस होते हैं इनके संपत्ति में कन्वर्ट होने के। वैसे इन संपत्तियों को व्यापारी ना के बराबर काउंट करता है। ये संपत्ति नहीं होती, वैसे ही संपत्ति नहीं होती है, ये केवल भावी घटना के आधार पर ही संपत्ति का रूप धारण करती है। यानी कि जैसे आप पर कोई केस चला, व्यापारी पर कोई भी केस चला है, ठीक है,
और वो केस एक तरह से मान लो कोर्ट में झूठा सिद्ध हो गया, तो कोर्ट में क्या होगा, जो भी हमारे मुकदमे वगैरह में हमारे पैसे लगेंगे, तो एक तरह से ना कोर्ट भी उसका हर्जाना देता है, और जो अपोजिट साइड हमारे होता है वो भी उसका हर्जाना देता है। तो वो जो हर्जाने में मिलने वाला धन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा संभावी संपत्ति होती है, यानी कि इसके ना कुछ ही % चांस होते हैं संपत्ति के, ठीक है। जैसे हमारा कोई टैक्स है, जैसे हम किसी करप्शन में फंस गए या कुछ भी हो गया, तो वो सब चीजें क्या होती है, ये हमारी संभावित संपत्ति होती है। संभाव्य यानी कि जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है अवास्तविक या नाममात्र की संपत्ति, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आती है। देखो नॉमिनल है ना, नॉमिनल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स, जिसका रंग रूप व आकार नहीं होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, एक तरह से काल्पनिक संपत्ति, ठीक है। जिन संपत्तियों का रंग रूप आकार नहीं होता है, जो काल्पनिक होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, बट उनका नाम ही उनका रंग रूप होता है। जैसे हमारी ख्याति है, जैसे मैं सबसे बड़ा नाम ले लूं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं बोलूं, क्या आपने एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है? क्या आप एपीजे अब्दुल कलाम जीवित हैं? है नहीं ना, लेकिन उनका जो नाम है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, तो जो उनका नाम है ना, वही उनकी संपत्ति है, वही उनकी एसेट्स है। जैसे रतन टाटा जी हैं, उनका जो नाम है, उनकी जो फेम है, वो भले ही हमारे बीच में अब नहीं है, बट जो उनका नाम है वो हमारी ख्याति है। ख्याति मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं हमारे भगत सिंह जी हैं, राजगुरु जी हैं, सुखदेव जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, इन सबको आपने अपने फेस टू फेस नहीं देखा है, बट इनका जो नाम है, या फिर मैं किसी कंपनी के बारे में बोल दूं, टाटा कंपनी है, तो जो इनका एक तरह से इनका ट्रेडमार्क होता है, एक तरह से जो इनका नाम होता है, वही इनकी प्रॉपर्टी होती है, वही इनकी संपत्ति होती है, ख्याति, ठीक है। जैसे इसमें एक उदाहरण और दे दूं, पूर्वदत्त व्यय, ठीक है, या फिर उपार्जित आय, ये सब हमारे किस चीज के उदाहरण हैं? ये हमारे अवास्तविक या नाममात्र संपत्ति के उदाहरण हैं। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, संपत्ति को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है: अचल संपत्ति, चल संपत्ति, क्षयशील नाशवान संपत्ति, तरल संपत्ति, संभाव्य संपत्ति, अवास्तविक संपत्ति। मैंने बहुत छोटे वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो फिर भी मैं बता रही हूँ, फिक्स्ड एसेट जो व्यापार में लंबे समय तक चलते हैं, जिनकी हेल्प से, ये एक हेल्पिंग एसेट्स होती है आपकी, जिनकी हेल्प से आप व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिनके थ्रू हम व्यापार करते हैं, इनका तो व्यापार ही करते हैं, एक तरह से गुड्स है आपका, जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, एक तरह से आपको गुड्स है, ठीक है बच्चा, जिससे आप व्यापार कर रहे हैं, माल है आपका, ये है ना, माल, जो माल होता है ना, वो हमारी संपत्ति होती है, जिसका आप व्यापार ही कर रहे हो। कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा उसके लिए संपत्ति है, कौन से वाली? चल संपत्ति, व्यापार में आती जाती रहती है। नेक्स्ट हमारी क्षयशील या नाशवान, जो एक निश्चित अवधि तक ही रहती है, जो एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जैसे पट्टे पर ली गई भूमि, कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई जो हमारी भूमि होती है, वो कुछ ही समय तक रहती है। जैसे खाने, गाड़ी घोड़ा, सब, ये सब बोल सकते हो आप। फिर है हमारी तरल संपत्ति, जिनको वसूली शीघ्र, यानी कि जिनको हम जल्दी से रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, बैंक में रोकड़, प्राप्य बिल, ये सब। नेक्स्ट हमारा संभाव्य, ये संपत्ति नहीं होती है, बट 1%, 2% ये एक संभावना होती है व्यापारी के पास कि शायद, एक तरह से ना इसको शायद शब्द लगा दो, कि शायद ही संपत्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जब किसी व्यापारी पर कोई मुकदमा चलता है, तो वो मुकदमे में पाया गया धन या फिर टैक्स में आया गया धन वापिस, ये सब। नेक्स्ट है हमारा अवास्तविक या नाममात्र की संपत्ति, जिनका रंग रूप आकार नहीं होता है, जो उनका रंग रूप होता है, जो काल्पनिक होती है, जो दिखाई नहीं देती, बस हम अनुभव कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम, किसी कंपनी का नाम, ठीक है, ये सब, ठीक है। बच्चों मैं बताऊंगी आपको दायित्वों से आशय क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज। हाँ,
व्यापार में जितनी पूंजी होती है तथा जितना धन दूसरों को देना होता है, उन सब के योग को दायित्व कहते हैं। जैसे कि पूंजी, लेनदार, देनदार। देखो इसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में। जो लायबिलिटीज, जो दायित्व होते हैं ना, वो एक तरह से ना हमारे, जो हमें धन, जो यानी कि व्यापारी को धन देना ही देना होता है, ठीक है। एक तरह से ना आप इनको, जो हमारे खर्चे होते हैं डेली के, उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। दायित्व होता है जो हमें व्यापार को देना ही होता है, जैसे लिया गया लोन, ठीक है, जैसे कि पूंजी, लेनदार, देय विपत्र, ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब एक तरह के दायित्व हैं, ठीक है, लायबिलिटीज जो व्यापार को देने ही होते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगी दायित्वों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है। दायित्वों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा स्थायी दायित्व, फिर है हमारा चालू दायित्व, और थर्ड है हमारा संभाव्य व आकस्मिक दायित्व, यानी कि फिक्स्ड लायबिलिटीज हम किसे बोलते हैं। देखो बच्चा, जिनका भुगतान व्यापारी को दीर्घकाल में करना होता है, यानी कि जो व्यापारी लंबे समय तक जिसका भुगतान कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है हमारा ऋण, बैंक से लिया गया ऋण। कभी कभी जो हमारी स्थायी दायित्व होते हैं ना, व्यापार हमारा समाप्त हो जाता है बट हमारी लायबिलिटीज नहीं उतरती। यानी कि एक तरह से यदि आपने कोई व्यापार किया और व्यापार करने के लिए आपने बैंक से कोई लोन लिया, बट आपका व्यापार किसी कारणवश बंद हो गया, तो आपका व्यापार तो बंद हो गया बट आपका जो लोन की किस्तें हैं वो आपको कंटिन्यूसली देनी होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थायी दायित्व बोलते हैं। जैसे कि हमारी पूंजी हुई, दीर्घकालीन ऋण हुआ, या फिर अशोध्य ऋण, ये सब। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है चालू दायित्व, यानी कि करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, जिनका भुगतान व्यापारी को जल्द ही करना होता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है ये फिक्स्ड लायबिलिटीज के, यानी कि जिसका भुगतान व्यापारी को अपने एक तरह से व्यापार के सुचारू रूप में ही करना पड़ता है। जैसे हमारे, और जिन्हें मांग पर लौटाना पड़ता है, यानी कि यदि सामने वाले ने आपसे उस लायबिलिटीज की मांग की है तो वो आपको जरूर देनी होगी। जैसे कि हमारा देनदार हो गया, या हमारा बीपी हो गया, यानी कि बिल पेबल हो गया। नेक्स्ट हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि ऐसे लायबिलिटीज जिनका भुगतान आपको जल्द ही करना है, शीघ्र ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य या आकस्मिक दायित्व, यानी कि कॉन्टिजेंट दायित्व, जो भावी, ऐसे दायित्व जो भावी घटना पर आधारित होते हैं। जैसे हमारी संभाव्य संपत्ति थी, है ना, जिनका फिक्स नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं। इस तरह ही हमारे सेम जो हमारे जो दायित्व है वो होते हैं हमारे संभाव्य दायित्व, जो किसी घटना के घटित होने पर ही होते हैं। जैसे कि बैंक से भुनाए गए विपत्र, है ना, या फिर कोई मुकदमा, या फिर सबसे बड़ी बात ऐसे या फिर हमारा नष्ट हो जाए माल। इस तरह के जो दायित्व होते हैं ये हमारे संभाव्य दायित्व होते हैं, जिनका हमें नहीं पता होता फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं। उनके लिए जो दायित्व होते हैं वो हमारे संभाव्य दायित्व होते हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 पार्ट्स में हमारे दायित्व है, स्थायी दायित्व, चालू दायित्व, संभाव्य दायित्व। स्थायी दायित्व जो हमारे लंबे समय तक चलते हैं, है ना, जो व्यापार भी समाप्त हो जाए बट हमारे दायित्व चुके तो रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चालू दायित्व, जिनका भुगतान हमें शीघ्र करना होता है। जैसे कि लेनदार होते हैं हमारे, है ना, बीपी होते हैं, बिल पेबल, जिनका भुगतान हमें जल्दी ही करना होता है, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है संभाव्य दायित्व, जो किसी घटना के घटित होने पर ही होते हैं वरना नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दायित्वों के और संपत्तियों के वर्गीकृत पार्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है समायोजन लेखे का अर्थ। देखो बेटा, जो आपका पहला चैप्टर है वो है अंतिम खाते, सिंपली अंतिम खाते, बट जो आपके पेपर में आएंगे वो आएंगे आपके समायोजनाओं वाला, यानी कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला। तो मैं आपको जो डायरेक्ट चैप्टर है ये वाला कराऊंगी, आपका सेकंड चैप्टर है अंतिम खाते समायोजनाओं सहित, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका एक बार मैं आपको अर्थ बता देती हूँ, समायोजना है क्या।
इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि किसी बची हुई मद को या हमने खाते में जो कोई त्रुटि कर दी है पूरे साल में, उसको एडजस्ट करना, ठीक है, उस त्रुटि का सुधार करना। त्रुटि यानी कि एरर, गलती। देखो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ठीक से बिठाना या फिर व्यवस्थित करना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, विशेष अवधि के छूटे हुए लेन देन को पुस्तकों में लिखना या अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना तथा त्रुटियों का सुधार करना ही समायोजन कहलाता है, ठीक है बेटा। यानी कि जैसे आपने पूरे साल खाते बनाए, फिर लास्ट में आप उनका फाइनल अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप ये देखोगे कि हमारे जो खाते हैं वो ठीक से लिखे हुए हैं या नहीं, उनमें कुछ छूट तो नहीं गया। फिर आपको सडनली आपको याद आता है कि आपको किसी ने पैसा दिया था, ठीक है, और इसमें वो नहीं है, तो आप उन्हें एक टिप्पणी के द्वारा तलपट के नीचे दिखाओगे, तलपट के साथ एक नोट्स में दिखाओगे उन्हें, जैसे कि अदत व्यय बोल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी तलपट के अंदर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। ये सब जो आपका होता है ये आपका एडजस्टमेंट कहलाता है, यानी कि जो हमारे अपूर्ण लेखों को पूर्ण करता है, यानी कि जो हमारी त्रुटियों में सुधार करता है, ठीक है, जो हमारे लेखों को व्यवस्थित करता है, वो सब क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है, समायोजनाएं कहलाता है। मैं कुछ प्रमुख समायोजनाओं का आपको मीनिंग बताती हूँ जो कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो ये है, जैसे अंतिम खाते, क्लोजिंग स्टॉक, आदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त या असमाप्त व्यय, है ना, यानी कि ऐसे व्यय जो आपको पहले ही आपने कर चुके हैं, है ना, इस तरह के। नेक्स्ट है आपका उपार्जित या अप्राप्य, यानी कि एक्यूर्ड इनकम। नेक्स्ट है आपका अनुपार्जित या पेशगी प्राप्त आय, ठीक है। अनअर्न इनकम जो आपकी होती है, यानी कि जो इनकम पहले रिसीव हो चुकी है आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारी समाप्ति पर ह्रास, है ना, सॉरी, संपत्तियों पर ह्रास ने, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर है हमारा आहरण पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर है हमारा अप्राप्य या अशोध्य ऋण, यानी कि बैड डेब्ट्स, या आप इसको बोल सकते हो बैड डेब्ट्स, नहीं डेब्ट्स बोल सकते हो आप इसको, बैड डेब्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देनदारों पर छूट के लिए संचय, यानी कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, ठीक। फिर है आपका लेनदारों पर छूट के लिए संचय, यानी कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये 11 नहीं 12 होती है, इसमें एक और रह गया होगा, ये आपका अशोध्य, ये आपका ये वाला रह गया, अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण संचिति, ठीक है। यानी कि डाउटफुल जो हमारे डेप्टर्स हैं, यानी कि डाउटफुल बैड डेब्ट्स, ये होता है, ये हमारे 12 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं RSBT, यानी कि डाउटफुल होते हैं ये हमारे। तो मैं आपको कल का जो हमारा सेशन होगा, मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने, और ये बताऊंगी कि ये हमारे कौन से खाते में आते हैं, चिट्ठे में आते हैं या व्यापारिक खाते में, कौन सी घटाई जाती है, कौन सी मत जोड़ जाती है। और बेटा वेरी शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन आ सकती है, जरूर आएगी। आपकी जो इम्पोर्टेंट समायोजनाएं हैं, 12 समायोजनाएं हैं, और उनकी डेफिनेशन वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिक कर लेना इन पर। इनकी डेफिनेशन भी, इनको कहाँ पर समायोजित किया जाता है, कहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, ये सब मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सभी को मेरा नमस्कार,
जय हिंद।